डाउट बेटा किसी को? टॉर्क कितना आया था हमारा पीई साइन थीटा, और जहां पर आपका थीटा एंगल बेटा किसके बीच में था? थीटा इज द एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक। ये क्वेश्चन हो गया था, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया था। चलिए अब क्वेश्चन बेटा आपको क्या दिया है? फाइंड द ओरिएंटेशन ऑफ द डाइपोल विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर व्हिच टॉर्क इज हाफ द मैक्सिमम वैल्यू। टॉर्क बेटा क्या है आपका? हाफ ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू। अब ये बताओ बेटा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा, टाउ इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। मैंने बोला कि मैक्सिमम का हाफ है बेटा। ये होता टॉर्क की बेटा मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? क्या टॉर्क की जो मैक्सिमम वैल्यू है बेटा वो P इंटू E होती है। बताना सभी को कैसे? क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या था आपका? पीई साइन थीटा, और ये मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? P इंटू E। इन्होंने बोला व्हेन टॉर्क इज हाफ द मैक्सिमम वैल्यू, तो टॉर्क क्या होगा बेटा? पीई बाई 2। तो पीई बाई 2 इज इक्वल्स टू पीई साइन थीटा। पीई से पीई कैंसिल आउट हो गया, तो साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 1/2। तो थीटा इज इक्वल्स टू लिख लो बेटा जल्दी। अभी तो हम सामने देख रहे हैं, तब भी मतलब सब समझ में आ गया होगा ना। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ, है क्या डाउट? किसी को नहीं? नेक्स्ट करें, लिख लिए इधर, जल्दी लिखो बेटा। अब देखो बेटा, अब हमें पढ़ना है कि डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस तो हम पढ़ चुके। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई डाइपोल है तो बेटा क्या कंडीशन होती है? इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लें हम लोग। सपोज ये कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, यदि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी हम डाइपोल को प्लेस करते हैं। सपोज ये डाइपोल हो गया बेटा, इस डाइपोल पर फोर्स क्या लगेगा? यदि माइनस क्यू और प्लस क्यू है, इधर बेटा Q इंटू E इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर Q इंटू E अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस डाइपोल पर नेट फोर्स कितना था? डाइपोल को यदि किसी एंगल पर हम अलाइन करते हैं तो वहां पर बेटा जो टॉर्क की वैल्यू आ जाती है वो क्या थी हमारी? पीई साइन थीटा। मतलब इन केस ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज नो ट्रांसलेशनल मोशन पॉसिबल। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स आपका राइट डायरेक्शन में लग रहा है बेटा उतना ही लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या था? 0। अब ऐसा नहीं है, इन्होंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? कि सभी जगह आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इंक्रीजिंग भी हो सकती है नेचर में और डिक्रीजिंग में भी हो सकती है। जैसे हमने पहला केस लिया बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग अलोंग दी डाइपोल मूवमेंट। बेटा डाइपोल मूवमेंट इस तरफ है ना आपका राइट डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है बेटा? माइनस क्यू से प्लस क्यू। इन्होंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीजिंग अलोंग द डाइपोल मूवमेंट। बेटा इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? बढ़ रही है। मतलब यहाँ मैं 2 पॉइंट्स बोलूं कि बेटा ये ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, तो बताओ क्या बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। इस वाले केस में बोलो ऐसा होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ इंक्रीज हो रही है। किसी भी चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है बेटा उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है? Q इंटू E। क्योंकि दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन दोनों पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? अलग अलग है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं यहाँ बेटा जो फोर्स लग रहा है ये हो गया Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। इस पे जो फोर्स लग रहा है बेटा Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। बताओ बेटा फोर्स किस तरफ ज्यादा है? राइट डायरेक्शन में और लेफ्ट डायरेक्शन में?
राइट डायरेक्शन में। क्यों राइट डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा है? क्योंकि राइट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो नेट फोर्स किस तरफ हो गया बेटा? राइट डायरेक्शन में हो। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिक्रीजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। अब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटा? डिक्रीज हो रही है। सपोज इसे फिर से हमने ए और इसे बी माना, तो अब जो बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो ए से क्या है आपकी? कम। बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो ए से क्या है आपकी? कम है। यदि ऐसा है तो ऑब्वियस सी बात है, यहां बेटा आपका फोर्स कितना लगा? आपका क्यू इंटू ई बी। यहां पर फोर्स लगा आपका क्यू इंटू ई ए। तो बता बेटा किधर आपका फोर्स ज्यादा होगा? ए पर, ए की तरफ या बी की तरफ? तो नेट फोर्स अब किधर हो गया आपका? लेफ्ट डायरेक्शन में। दिस इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस सिलेबस में तो मेंशन नहीं है, बट कुछ ऐसा इसमें अलग नहीं है, इसलिए मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है। तो इस तरीके से टॉपिक सिलेबस में आपके हटाए जाते हैं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। फिजिक्स में आपको ऐसे टॉपिक मिलेंगे हटे हुए। तो डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेंशन है, नॉन यूनिफॉर्म में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको पता ना हो। याद करने वाला जैसा नहीं है, तो समझना है आपको। सुनते नहीं हो क्या क्लास में? कुछ भी डाउट नहीं है, सब समझ में आ गया? दर सभी को समझ में आ गया? अरे यस सर तो बोल दो जब समझ में आ गया तो। मैं कहीं तो टारगेट क्या है? 23 में एग्जाम देना है बोर्ड वाला। हाँ कौन सी 23 में? कितनी 23 आते? हम बोले थे बेटा दवा खाओ समय पर। जिस हिसाब से आप लोग लिख रहे हो ना, हमें ऐसा लग रहा है कि 1 साल का गैप लेने के मूड में हो। ऐसा तो नहीं है ना? चलो आगे बढ़े। हो गया? अगर छाप लो तो किया हमें क्या करना? लिखो, अब हम बोलेंगे नहीं पहले। करेगा बिल्कुल करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन होगा इसमें। ठीक है, बाकी लोग बाद में लिखते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। तो एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। एरिया वेक्टर बेटा क्या है? तो जो एरिया वेक्टर होता है किसी भी सरफेस के लिए, इट इज ऑलवेज एन आउटवर्ड नॉर्मल। ये क्या है बेटा? ये आपका आउटवर्ड नॉर्मल है। मैं बात करूंगा आपको, जैसे यहाँ पे ओपन सरफेस है, ये क्या आपका ओपन सरफेस है, इसके लिए एरिया वेक्टर क्या होगा? इट इज एन ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल। ऐसे ऊपर की तरफ निकलने वाला जो वेक्टर हो गया परपेंडिकुलर। आउटवर्ड का मतलब बाहर की तरफ, नॉर्मल मीन्स क्या होता है आपका? परपेंडिकुलर। तो इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा बेटा? परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, क्योंकि ये ओपन सरफेस है बेटा, तो ओपन सरफेस में ये भी आपका सरफेस है और ये वाला भी क्या आपका सरफेस है। तो इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? इस केस में इधर आपका अगेन आउटवर्ड, तो मतलब इस सरफेस से बाहर की तरफ निकलने वाला, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। ये बात क्लियर है सभी को? तो बताओ पहले, मैं आपसे बात करूं कोई भी, सपोज ये आपका कोई सरफेस है, इसमें आपने स्मॉल एरिया ले लिया, कोई ds आपने एरिया ले लिया या आपने डेल्टा s एरिया ले लिया, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एरिया वेक्टर आपका क्या हो जाएगा? डेल्टा s n यूनिट कैप, और वी कैन राइट डेल्टा s वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल्टा s n कैप। ये बात समझ में आई कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है? कितने लोगों को ये बात क्लियर है? किसी को भी क्लियर नहीं? चलो ठीक। हमने क्या, जैसे कोई भी आप पे एरिया है, स्मॉल एलिमेंट एरिया, उस एरिया का
हमने एक स्मॉल एलिमेंट के लिए मैंने एरिया को यहाँ पर एस से डिनोट कर दिया है, ए से भी डिनोट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बात एक ही है। तो इस पूरे एरिया का एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया मैंने और उसके करस्पॉन्डिंग में एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो सपोज एरिया मैंने कितना लिया आपका डेल्टा एस, ये डेल्टा एस एरिया के करस्पॉन्डिंग एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, उस एरिया उस एलिमेंट के परपेंडिकुलर, उस एलिमेंट के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होगा वही क्या हो जाएगा आपका एरिया वेक्टर। अब आप किसी एरिया का वेक्टर बता रहे हो तो रिप्रेजेंट करोगे कैसे, क्योंकि मैं डेल्टा एस एरिया के करस्पॉन्डिंग एरिया वेक्टर लिखना चाहता हूं तो उस एरिया को लिख दिया मैंने, क्योंकि इट इज एन आउटवर्ड नॉर्मल। एन कैप क्या बेटा, ये आपका एक यूनिट वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू द एरिया एलिमेंट। यहाँ तो 11th क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था एन कैप। मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और इसके बाद लिखा था मैंने यहाँ पर एन कैप। जब आपको बताया था एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो एन कैप क्या है, एक्चुअली नॉर्मल वेक्टर है। यहां पर हमने ए और बी की करस्पॉन्डिंग बात की थी, यहां क्योंकि एरिया है आपका तो एरिया के परपेंडिकुलर जो आपका वेक्टर होगा दैट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर। ये बात क्लियर है। अब सपोज बेटा एक क्लोज सरफेस है, सपोज ये जैसे आपका एक क्यूबाइड है, ये आपका जो क्यूबाइड है, अब इसके करस्पॉन्डिंग मुझे एरिया वेक्टर बताना है। तो इसके करस्पॉन्डिंग एरिया वेक्टर, यहाँ पर बहुत सारे सरफेस दिख रहे हैं आपको, देखो एरिया सरफेस हो गया, ये वाला सरफेस इधर है, टोटल आपको 6 सरफेस दिख रहे हैं। तो हर सरफेस के करस्पॉन्डिंग यदि मैं एरिया वेक्टर बताऊं तो अभी आपको बताया बेसिक डेफिनेशन क्या है एरिया वेक्टर की, इट इज एन आउटवर्ड नॉर्मल। इस सरफेस के करस्पॉन्डिंग एरिया वेक्टर क्या होगा, क्या ये ऊपर की तरफ जाने वाला परपेंडिकुलर एंड आउटवर्ड, ये इस सरफेस का बेटा एरिया वेक्टर हो गया। ये आपकी तरफ जो सरफेस है क्या उसके एरिया वेक्टर ये हो जाएगा पॉइंटिंग टुवर्ड्स यू। इस वाले सरफेस के एरिया वेक्टर बेटा इस तरफ हो जाएगा क्या आउटवर्ड नॉर्मल। इस वाले सरफेस की बेटा परपेंडिकुलर इधर आपकी डायरेक्शन हो जाएगी, इस वाले के लिए किधर हो जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्या ये बात क्लियर हुई? आपको एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए। फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको ये समझ में आ जाए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। कोई बहुत बड़ा ऐसा टॉपिक नहीं, खतरनाक कोई टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि एरिया वेक्टर क्या हो गया, किसी भी एरिया के करस्पॉन्डिंग एरिया वेक्टर क्या होता है, कन्वेंशनली इट इज टेकन एज एन आउटवर्ड नॉर्मल। बाहर की तरफ जाने वाला उस परपेंडिकुलर जो एरिया के एलिमेंट, एरिया एलिमेंट के जो परपेंडिकुलर वेक्टर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा एरिया वेक्टर। बात क्लियर है सभी को? ऐसा नहीं कि डेल्टा एस लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आप, बात कोई बिल्कुल भी समस्या वाली बात नहीं, ऐसे लिखो। और समस्या हो रही किसी को ये भी ना लिखो, लो ऐसे लिख लो। और छोटा एलिमेंट ले लिया हमने, आपके ऊपर है, आप कैसे भी लिखिए, लेकिन क्या आपको बात क्लियर होगी? आपको जल्दी फटाफट स्पीड से, जिससे कि आप फ्लक्स खत्म हो जाए 2 मिनट में। कंफ्यूजन ये होगी कि एरिया आज तक आप क्या पढ़ते आए हो, कैसी क्वांटिटी है, आज से आपको क्या पता चल गया? एरिया नहीं वेक्टर, एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज स्टिल अ स्केलर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नोट कर लिया? मैंने सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करने बताया, डेल्टा एस लिख सकते हैं, डी एस लिख सकते हैं, आप उसको डेल्टा ए लिख सकते हैं, डी ए लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हैं। बस आप एक ही बात ध्यान रखना है कि एरिया वेक्टर क्या है, इट इज एन आउटवर्ड। सिर्फ इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे बेटा तब भी आपकी सेम यही चीज आएगी। तो आपको अभी से क्लियर हो जाना चाहिए कि एरिया वेक्टर क्या है।
बढ़े आगे, रह गया क्या? अब देखो बेटा, हम बात करें बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इट इज अ मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया नॉर्मली। किसी भी एरिया के नॉर्मली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा क्रॉस हो रही हैं, उसे हम क्या बोलेंगे? फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया नॉर्मली। बात समझ में आ गई? सपोज मैं आपसे बोलूं कि हमारे पास सरफेस बेटा ये इस तरीके से, ये तो हमने एरिया ले लिया, यहां से आपकी 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है, यहाँ पर बेटा 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है, तो बताओ बेटा फ्लक्स किसमें ज्यादा हो जाएगा? इस वाले में आपका फ्लक्स ज्यादा होगा, क्योंकि फ्लक्स किसका मेजर है? द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया नॉर्मली। अब एक बात और बेटा ध्यान दो, आपको देखो मैं ऐसे बताऊं, जैसे कि सपोज ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया को क्रॉस कर रही है, तो क्या ये पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा इसमें इंटरसेप्ट कर रही है? देखो पूरी इस एरिया को बेटा क्रॉस कर रही है, देखो कर रही है ना। अब मैं क्या करूं, इस एरिया के ओरिएंटेशन को चेंज कर दूं, इसको थोड़ा सा क्या कर दूं, मैं ऐसे टिल्ट कर दूं किसी एंगल से। जब इसको टिल्ट करते जाऊंगा, देखो इतना कर दिया, तो आप देख सकते हो कि सिर्फ अभी 2 का इंटरसेप्शन मिल रहा, और आपने कर दिया तो और आपका कम हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो आपकी इस एरिया को इंटरसेप्ट कर रही है, वो आपकी चेंज हो रही है। मतलब यदि इस एरिया को आपने चेंज कर दिया, इस एरिया की ओरिएंटेशन को चेंज कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है इससे पास होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इससे आपका फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा। तो फ्लक्स बेटा किस पे डिपेंड करता है? फ्लक्स आपका एंगल पे भी डिपेंड करेगा। तो सपोज कोई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है आपकी? ई है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी आपकी? ई। और एरिया वेक्टर ध्यान देना बेटा, एरिया वेक्टर क्या? इट इज एन आउटवर्ड नॉर्मल। और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में यदि एंगल थीटा है, देन फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड एज फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा, और फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डेल्टा एस, क्योंकि हम लोगों ने पहले डेल्टा एस लिखा है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, और इट कैन रिटन एज ई डेल्टा एस कॉस थीटा। आपको क्या ध्यान रखना है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। थीटा क्या है बेटा? इट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में इतनी ज्यादा मिस्टेक करते स्टूडेंट कि जल्दबाजी में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो कैसे। ये बेटा प्लेन है आपका, देखो इन्होंने बोला किसी भी क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द प्लेन ऑफ द एरिया एलिमेंट या अलोंग द एरिया एलिमेंट। बेटा ये आपका एरिया हो गया, इसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड होने का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना? ये दी एरिया, मैंने आपसे क्या बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द एरिया एलिमेंट। बेटा ये आपका एरिया एलिमेंट है ना? इसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ये हो जाएगी? हो जाएगी। अब आप इसमें क्या गलती कर सकते हो? उन्होंने बोला कि अलोंग इसका मतलब पैरेलल है, पैरेलल का मतलब थीटा कितना हो गया? 0 हो गया, तो इसमें थीटा 0 रख दिया। आपने बोला फ्लक्स की वैल्यू E इंटू डेल्टा एस। लेकिन मैंने तो आपको ये पढ़ाया नहीं है, मैंने आपको क्या पढ़ाया कि थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इस सरफेस का बेटा एरिया वेक्टर किधर होगा? क्या इसका एरिया वेक्टर इधर होगा ऊपर की तरफ? अब बताओ मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है आपका? एंगल 90 डिग्री की नहीं, तो आपका इस केस में cos 90 रखते हैं, तो फ्लक्स कितना हो गया? 0। तो आपको ध्यान रखना है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। और एरिया वेक्टर हमेशा कैसा होता है? इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आपसे बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द एरिया एलिमेंट, सॉरी हाँ परपेंडिकुलर टू एरिया एलिमेंट। अब ये होगी बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अब इसका बताओ एरिया वेक्टर किधर होगा?
अबे कोई इधर कर रहा है ना, ये इधर कर रहा है, ये ऐसे ऐसे कर रहा है, काटना पीटना है क्या? परपेंडिकुलर, वाह बेटा, नेता बनना है क्या कि जाके डिप्लोमेट का आंसर दे रहे हो? अभी तक से चिल्ला रहे हैं, कैसा होगा एरिया वेक्टर? अरे ये होगा ना ऊपर की तरफ ऐसे, वाह बेटा, ये देखो, तो अब एंगल कितना होगा इनके बीच में? जबकि जैसे क्वेश्चन मिलता है तो आपके दिमाग में आ गया, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द एरिया एलिमेंट, उन्होंने बोला परपेंडिकुलर, इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 90 प्लस कितना हो गया? 0। तो ऐसा नहीं आप करोगे, ध्यान दोगे, कहीं एरिया वेक्टर आता है तो एंगल हमारा ये किसके बीच में बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। फॉर एग्जाम्पल आपसे बोला जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एरिया एलिमेंट, ये बेटा प्लेन एरिया एलिमेंट हो गया, इसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रही है? 30। किसके साथ एंगल बना रही है? एरिया एलिमेंट के साथ, जबकि हमें फॉर्मूले में किसकी जरूरत है? एरिया वेक्टर के साथ। तो ये आपको 30 दिया है, ये बिल्कुल नहीं हमें रखना है, हमें किसके साथ एंगल चाहिए बेटा? एरिया के साथ। और एरिया बेटा किधर है? तो ये यदि 30 है तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? क्यों 60? बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर वेक्टर, तो पूरा एंगल हमेशा कितना होगा? 90। तो ध्यान रखना है, यदि आपका एंगल जो दिया है क्वेश्चन में वो एरिया एलिमेंट के साथ दिया है तो आप 90 माइनस थीटा कर देंगे, और एरिया वेक्टर के साथ दिया है तो कोई आपको समस्या नहीं है। छापो जल्दी फटाफट।